ये बताए 1940 का टेक्सास में काले और गोरे लोगों में बहुत फर्क किया जाता था। काले लोगों से कोई बात नहीं करता था, वो अपना काम अपना बिजनेस नहीं कह सकते थे, उन्हें गोरे लोगों के अंदर काम करना पड़ता था। अपना भाई लेना तो उस टाइम पर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और ऐसे ही एक फैमिली का एक लड़का था बर्नार्ड, जिसकी एक कहानी है। बर्नार्ड इस टाइम बैंक्स के सामने जूते पॉलिश करता है, इसलिए नहीं कि उसे पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो बैंकर बनना चाहता है, एक बैंक खोलना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है। उसकी हॉब बहुत बड़ी है, लेकिन काले होने की वजह से वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। यार एक वो जितना नॉलेज हासिल कर सकता था कहता था, वो बैंक से निकलने वाले लोगों की जूते बहुत आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करता था, ताकि वे 9 से आधा देर उसके पास खड़े रहे। उस टाइम में वो जितनी बैंकिंग से रिलेटेड बातें कहती थी, उनके जाने के बाद बर्नार्ड ये सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर लेता था। यहाँ तक कि वो दुकान लगाकर बैंक मैनेजर की भी बातें सुनता था। और एक दिन ऐसा कहते हुए वो पकड़ा गया। उसकी डैडी से समझाते भी है कि तुम बहुत बड़े बड़े ख्वाब बिख रहे हो, सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन बर्नार्ड जानता था कि उसे अपने ख्वाब कैसे पूरी करनी है। सीन कट होता है और हम 15 साल बाद दोबारा बर्नार्ड को देखते हैं। इस टाइम इसके एक वाइफ और एक बेटा भी है, जिन्हें लेकर बर्नार्ड लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गया है। लॉस एंजलिस में इतना काले लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता जितना मैक्सिस में किया जाता था, इसीलिए उसने फैसला किया था कि वो लॉस एंजलिस में अपना बिजनेस करेगा। यहाँ आते ही इन्होंने अपने रिलेटिव्स की टेस्ट किया था, लेकिन बर्नार्ड फिर भी अपनी वाइफ से प्रॉमिस कहता है कि चलो जी वो यहाँ अपना घर लेगा। अगले दिन वो बाहर निकल जाए और पूरे लॉस एंजलिस को विजिट करता है, ऐसे क्या देखने के लिए जो लोग बेचना चाहते हो, जिन्हें वो खरीद पाए। इस टाइम उसने नोटिस किया कि जो ब्लैक कम्युनिटीज थी वो पूरी तरह ऑक्युपाइड थी, निमा रहने की जगह नहीं थी। एक एक घर को 2-2 फैमिली शेयर करनी थी, लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट कम्युनिटीज में बहुत खैरखानी थे। ये नोटिस कहते हुए उसे एक बिजनेस आइडिया आता है। वो सोचता है कि इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो व्हाइट कम्युनिटी में घर खरीदते ब्लैक लोगों को सेंड कर दे। वो यहाँ एक बिल्डिंग दिखता है जिसके अंदर बहुत से अपार्टमेंट्स थे। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वहाँ कोई रहता तो नहीं था, इसलिए बर्नार्ड जाकर इस बिल्डिंग के ऑनर से मिलता है। वो उनसे कहता है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी बेकार पड़ी है, आपको कोई फायदा नहीं दे रही, आप उसे बेच क्यों नहीं देते? अगर आप उसे बेचना चाहें तो मैं उसे अच्छे दामों खरीद सकता हूँ। उस बिल्डिंग के लिए मैं आपको $35,000 देने के लिए तैयार हूँ। $30,000 अभी कैश में और बाकी $5,000 तब जब उस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट्स किराए पर चले जाएंगे। आइडिया तो बर्नार्ड का कमाल का था, लेकिन यह आदमी रिस्की बिजनेस नहीं करना चाहता था। इन्हीं बातों के दौरान उसकी नजर पड़ती है इस आदमी के पास रखे हुए कैलेंडर पे, जो उसे एक बैंक मैनेजर ने दिया था। उसे देखते हुए बर्नार्ड इस आदमी को गुड बाय कहता है और यहाँ से बैंक में चला जाता है। बैंक में उसे कैलेंडर भेजने वाले मैनेजर से मिला था, लेकिन मैनेजर की सेक्रेटरी को क्योंकि काले लोग नहीं पसंद थे, इसलिए वो बर्नार्ड की मीटिंग मैनेजर के साथ रखते ही नहीं। रिजल्ट में बर्नार्ड को घंटों बैंक की बाहर खड़े होकर मैनेजर के आने का वेट करना पड़ता है। मैनेजर के बाहर निकलते ही वो मैनेजर को रोक चुका था। वो मैनेजर से कहता है कि मैं आपकी बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर पर जानता हूँ, मुझे उनके साथ बिजनेस करना है। अगर आप मुझे लोन दे, इससे आपके कस्टमर को फायदा होगा और ऐसे आपको भी। लेकिन बैंक मैनेजर बिना सोचे समझे उसको इनकार कर देता है। रात होने पर उसी बिजनेसमैन की कौन आई जिसका नाम लेकर उसने बैंक लोन लेने की कोशिश की थी और इसी बारे में वो बर्नार्ड से पूछा था। बर्नार्ड भी जानता था कि किया तो उसने बुरा काम ही था, इसलिए वो माफी मांग लेता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस आदमी ने उसे डांटने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि वो बर्नार्ड की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे थे। उसने एक जगह से ना सुनने के बाद अपनी एफर्ट्स को छोड़ा नहीं, वो अपने गोल को पूरा करने के लिए लगा रहा। वो बर्नार्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारी लोन का गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। सुनकर बर्नार्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा बैंक लोन मिला था, जिसे वो अपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और एक बिल्डिंग खरीद लेता है। अब बर्नार्ड अपने एक साथी के साथ मिलकर बिल्डिंग रेनोवेट कर रहा था। अब यहाँ पे एक ओल्ड लेडी उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बर्नार्ड बड़े धीमे से जवाब देता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिसके जवाब में वो मजदूर लेडी कहती है ध्यान से करना, कुछ खराब न कर देना। तो बर्नार्ड से कहता है आप फिक्र ही न करें, मेरी बिल्डिंग है, मैं काफी अच्छे से इसका ख्याल रखूंगा। अभी सुनने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाते हैं और इस बर्नार्ड को बताती है कि उसे ओल्ड लेडी ने बुलाया है क्योंकि आप क्लेम कर रही है कि बिल्डिंग आपकी है, हालांकि आप जानते हैं कि ये व्हाइट लोगों की कम्युनिटी है। बर्नार्ड शायद इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए थे जिससे वो पुलिस को दिखाता है और पुलिस को भी यकीन आ गया था कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। पुलिस यहाँ से जा चुकी थी। अब उसने बार बर्नार्ड लैंप लेकर जब इस बिल्डिंग में आ रहा था तो वो लेडी कहती है नहीं वो टाइम है रेनोवेशन का। जवाब में बर्नार्ड बड़ी आहिस्ते से कहता है मैं अब कोई रेनोवेशन वर्कर नहीं हूँ, अब मैं यहाँ पर ऑनर हूँ। क्या वो अपने अपार्टमेंट में जा चुका था और ये मेरी उससे चैप्टर मिला चुकी थी। थोड़ी दिन गुजरते हैं और ये लेडी बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है, जो कि वो एक ही बिल्डिंग में
ब्लैक लोगों के साथ में ही रहना चाहती है। उसके जाते ही उसका अपार्टमेंट बर्नार्ड लाती रिव्यू दे देता है। अब जैसा उससे पहले पता था कि लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों की बात ही बहुत बड़ी है प्रॉपर्टी के लिए, देखते ही देखते उसकी बिल्डिंग की सारी अपार्टमेंट प्लान आउट हो जाते हैं, जिसके बाद वो बिल्डिंग के ऑनर को वो रकम भी वापस कर देता है जो उसने पेंडिंग की थी। साथ ही वो बैंक का लोन भी चुका चुका था। यह आदमी बर्नार्ड की काबिलियत से बहुत खुश था। वह बर्नार्ड को अपने साथ बिजनेस करने की ऑफर देता है। बर्नार्ड के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी। वो उसके साथ हाथ मिला लेता है। उसकी भी हुई इन्वेस्टमेंट से लोग एक और बिल्डिंग खरीदते हैं, जिसे रेनोवेट करने के बाद ये लोग इसे भी रेंट आउट कर चुके थे। रियल एस्टेट मार्केट में फ्रेंड पे सबको बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर नजर आता था, जो कि एक वाइट मैन था। ऐसे ने बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और जितना प्रॉफिट आता था ये लोग इसे आधा आधा बांट लेते थे। इस मेहनत के बाद उसने अपने अपार्टमेंट के साथ साथ अपना एक महल शानदार घर भी खरीदेगा, जहां वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन हर चीज हमेशा ठीक चलती रही इस दुनिया में, ये तो हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस उसकी जिंदगी में भी खत्म नहीं हुए थे। कुछ सालों बाद बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर मर जाता है। अब बर्नार्ड की कंपनी में जितने इसके शेयर्स थे वो चले जाते हैं सारी उसकी वाइफ के पास। लेकिन उसकी वाइफ भी यहाँ रहने वाले बाकी लोगों की तरह ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करती थी। वो बर्नार्ड के साथ अब और काम नहीं करना चाहती थी। वो बर्नार्ड से कह रही है तुम अपने सारे शेयर्स मुझे सस्ते दामों बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें सो कर दूंगी। बर्नार्ड ये बात अच्छे से जानते था कि जिस तरह ब्लैक लोगों की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे चलती है, जज भी जरूर उसी नीति का साथ देंगे। लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती का बदलाव वो लेना चाहता था, इसलिए वो शेयर्स बेचने से मना कर देता है। अब चाहे ये मामला कोर्ट तक चला जाए, ये केस जीतने के लिए अब बर्नार्ड को किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बर्नार्ड और उसके बिजनेस पार्टनर के दरमियान में वही बिजनेस डील के बारे में जान रहा हो। अब उसे याद आता है वही बैंक मैनेजर जिससे उसने लोन लिया था। वो फौरन बैंक मैनेजर से मिलने के लिए चाहता है, लेकिन देखता है कि पहले ही बिजनेसमैन की विडो यानी उसकी वाइफ मैनेजर से मिल चुकी है। लाचार बर्नार्ड अब इस बिल्डिंग में खड़ा इधर उधर देखता था। इस बिल्डिंग में चारों तरफ बैंक थी और हर बैंक में आने लोगों के लिए ऐसी ही डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती थी। ऐसे ही खाने लोगों पर जमीन किया जाता था। इस बिल्डिंग में जो चारों बैंक थे उन सभी ने कभी न कभी बर्नार्ड को जमीन किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था। खड़े खड़े उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। सोचता है जो ना मैं ये बिल्डिंग खरीदने फिर देखता हूँ कि यहाँ पे मौजूद बैंक इस तरह मुझे जमीन करते हैं। लेकिन मसला वही कि अभी भी उसके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो अब लॉस एंजलिस की रियल एस्टेट के एक बड़ी बिजनेसमैन से मिलता है। किस्मत से वो भी उन्हीं ह्यूमैनिटी का है। बर्नार्ड उसे अपना बिजनेस प्रपोजल देता है। बैंक वाली बिल्डिंग को खरीदने का सुनते ही जॉय की हंसी छूट गई थी। उसे लग रहा था कि शायद बर्नार्ड का दिमाग खराब है, क्योंकि वहाँ की कीमत बहुत ज्यादा थी। साथ ही साथ कभी किसी ब्लैक आदमी ने लॉस एंजलिस में इतनी कीमती जमीन नहीं खरीदी थी। बर्नार्ड यहाँ उसकी सारी बातों को जवाब देता है, सारी कैलकुलेशन बताता है कि कितने में वो लैंड खरीदेंगे और उन्हें कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है। उन्हें लैंड खरीदने कैसे है, सारी बातें सुन के जो जहां चुका था कि बर्नार्ड एक सही इंसान है, एक जज्बाती इंसान नहीं जो उसे वो पहले समझ रहा था। बर्नार्ड ने से ये भी कहा कि अगर हम बैंक वाली बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो वहाँ मौजूद सभी के सभी बैंक हमारे ये काम करेंगे, न भी हमें शेयर्स देने ही पड़ेंगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट मिलना हमें आसान हो जाएगा पर हमारा रियल एस्टेट बिजनेस काफी आसानी से आगे बढ़ेगा। बर्नार्ड का आइडिया उसे बहुत ज्यादा कमाने लगा था। वो बर्नार्ड को अप्रिशिएट करता है और कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा आइडिया कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। इतना पैसा होने के बावजूद भी आज तक मैं वाइट जॉबों के लिए काम करता आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अभी भी एक मसला था, अगर ने प्रॉपर्टी खरीदी थी इन्हें वाइट लोगों की कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी अपना मैसेज पहुंचाने के लिए किसी वाइट आदमी की जरूरत थी। बर्नार्ड कहता है परेशान न हो, वो भी मेरे पास है। असल में बर्नार्ड के अंदर एक मैस्क नाम का आदमी काम करता था। वो वाइट था, साथ ही साथ ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग भी। बर्नार्ड और जॉय मिलकर उसे अपने प्लान के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। उसे हाई क्लास लोगों में उठने बैठने के मेहनत सिखाती है, गोल्फ खेलना सिखाती है और साथ ही रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल भी समझा देते हैं। वो सारी कैलकुलेशन भी जो कोई एक बिल्डिंग खरीदने या बेचने से पहले करता है, उसे जल्दी ही ये सब कुछ सीख गया था और अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से गोल्फ भी खेल रहा था और साथ रियल एस्टेट की कैलकुलेशन भी कर पा रहा था। अब इसी गोल्फ क्लब के अंदर मैस्क मिलता है बैंक बिल्डिंग की ऑनर से। उनकी मीटिंग जॉय ने ही एक प्लान के अकॉर्डिंग अरेंज की थी। मैस्क इस बिल्डिंग ओनर से बातें करते हुए उसे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और ऐसी इन्हें बिल्डिंग खरीदने का चांस भी मिल चुका था। लेकिन अभी मैस्क बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि अब तक जो उसने किया था वो सारा बर्नार्ड का प्लान था। आगे अभी उसे डील देनी थी ना, वो कैसे कहता है। बर्नार्ड कहता है परेशान ना हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। रात में बर्नार्ड
इस बिल्डिंग की बंद हुई लाइट्स वाली अपार्टमेंट्स के अंदर है और कैलकुलेट कर रहा है कि यहाँ पे कितने ऑफिस की और स्पेस है। उनकी फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वो मेस्ट से कहता है कि तुम इन सारी फिगर्स को याद रखना चाहती वो मेस्ट को ये फिगर कैलकुलेट करने का तरीका भी बता चुका था, ताकि वो वहाँ जाकर कंफ्यूज ना हो। अब अगले दिन जब मेस्ट की मीटिंग होती है और बिजनेसमैन थी, तो ये लोग यहाँ बिल्डिंग की वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन का कम टेन जो फिगर्स इन्हें दे रहा था, मेस्ट उन फिगर्स से हमेशा एक हाथ आगे था। ये चीज उस बिजनेसमैन को इम्प्रेस कर देती है और बिजनेसमैन अपनी बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इस बिल्डिंग को खरीदने के बाद बर्नार्ड और जॉय दोनों की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जिस बिल्डिंग की एक छोटे से बैंक की एक छोटे से मैनेजर ने बर्नार्ड की इतनी मुश्किलें पैदा की थी, वो भी ये देखकर हैरान था कि इस बिल्डिंग की बैंक का हर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से बाहर आकर बर्नार्ड को सलाम किया करता था। इन्हीं बैंक्स की सपोर्ट की वजह से बर्नार्ड और जॉय का रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत तरक्की कर लेता है। इन दोनों की एफर्ट्स ने लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों की डिस्क्रिमिनेशन को काफी कम कर दिया था। ब्लैक लोगों की पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वो लोग बड़ी आसानी से लॉस एंजलिस में घर खरीद सकते थे और अब तो उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बढ़ गई थी। लोग उनके साथ मिलकर काम करना पसंद करने लगे थे। बहुत सी बिल्डिंग ऐसी बन गई थी जिसमें ब्लैक और व्हाइट लोग एक साथ रहते थे। यहाँ तक कि बर्नार्ड और जॉय अपने बिजनेस में इतनी तरक्की कर लेते हैं कि शहर के वाइस प्रेसिडेंट भी खुद इनके साथ आकर पिक्चर उतरवाते हैं। इतनी तरक्की करने के बाद, कामयाब होने के बाद, बर्नार्ड अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वापस टेक्सास जाता है, जहाँ उसके डैड उसके ऊपर फख्र करते थे। बर्नार्ड अपने बेटे को इस शहर घुमाता है और उस बैंक के पास लेकर जाता है जिसके सामने बैठकर वो बूट पॉलिश किया करता था। वहाँ आज भी एक बच्चा बूट पॉलिश कर रहा था, लेकिन बर्नार्ड देखता है वो उस बच्चा ब्लैक लोगों के बूट पॉलिश नहीं कर रहा, सिर्फ व्हाइट लोगों के बूट पॉलिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ व्हाइट लोगों की इज्जत है। आज भी यहाँ ब्लैक लोगों को डिस्क्रिमिनेट होते जमील होते देखकर उसके दिल से बहुत दुख हुआ और अब उसने तेरे दिल में सोच लिया था कि वो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए ब्लैक लोगों के हक में आवाज उठाने के लिए काम करेगा। वो अब अपने बिजनेस पार्टनर जॉय के पास जाता है और उसे टेक्सास की बैंक बिल्डिंग खरीदने को कहता है। पहले जॉय को लगा कि बर्नार्ड का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जब बर्नार्ड उसे नहीं देता है कि ये खरीद के उन्हें कितने फायदे होंगे, तो जॉय भी उसे खरीदने के लिए मान चुका था। हमेशा की तरह इन्हें व्हाइट लोगों से डील करने के लिए किसी व्हाइट इंसान की जरूरत थी, जिसके लिए ये मेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। मेस्ट वहां जाकर जिनके ऑनर से बात करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग के दो ऑनर है, एक सीनियर और एक जूनियर। सीनियर को ये बिल्डिंग देने में कोई इतराज नहीं था, लेकिन जूनियर ऑनर को कहीं ना कहीं गड़बड़ी फील हो रही थी और वो बाकी अथॉरिटीज के हुक्म के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। बैंक की बिल्डिंग खरीदने के बाद ये लोग यहाँ का बैंक भी खरीद लेते हैं और यहाँ पर रहने वाले ब्लैक लोगों को बड़ी आसान हिसाब पे कर्जे देना शुरू कर देते हैं, ताकि वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सके, अपना बिजनेस कर सके और व्हाइट लोगों की तरह ही कामयाब हो पाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक जूनियर अपने बैंक के लोन्स की डिटेल्स देखना शुरू नहीं करता। जब बैंक की डिटेल्स उसकी आंखों के सामने आती है, तो वो ये देखकर शॉक हो चुका था कि सारे के सारे लोन सिर्फ ब्लैक लोगों को दिए जा रहे थे। वो अब मेस्ट के जरिए बर्नार्ड और जॉय से मिल लेता है और उन्हें धमकी देता है कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, जो लोग तुमने पास किए हैं उसके जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि वो सब के सब बाइस्ड है, तुम्हारे फायदे के लिए है। मैंने यह धमकी भी दिया था कि अगले एक महीने में फेडरल डिपार्टमेंट वाली उनके बैंक को चेक करने के लिए आएंगी और अगर कुछ भी गड़बड़ी निकली और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। यह खबर सुनकर ये तीनों ही डर चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से निकले ऐसे मेस्ट इन्हें आइडिया देता है कि हमें एक और बैंक खरीद लेना चाहिए, इस बैंक को मैं चलाऊंगा और ये सारे लोन हम वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से इन्हें यही करना पड़ा। मेस्ट अपना बैंक चलाना शुरू कर देता है और इसको बगैर सोचे समझे बहुत से लोन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है। मेस्ट अब इस बैंक को अपने और बर्नार्ड के अपार्टमेंट चला रहा था, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब इन्हें पता चलता है कि फेडरल गवर्नमेंट के लोग उनके बैंक की इंस्पेक्शन के लिए भी आ रही है और ये सब गेम की ही थी। ऐसे में जूनियर भी मेस्ट बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बर्नार्ड उसे रिलैक्स करने के लिए यहाँ वर्कर जैसे कपड़े पहनकर पहुंच जाता है और इंस्पेक्शन टीम की बातें सुनता है। उसे पता चलता है कि लॉयर ने यहाँ पे बहुत सारी गलतियां की हुई थी। उसने बहुत से ऐसे लोन अप्रूव किए हुए थे जिसका कोई लीगल रीजन बनता ही नहीं था और ऐसे अब इनकी बैंक लाइसेंस कर दिया जाता है। बर्नार्ड उनके जाने के बाद इस सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है और उससे पूछता है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो गई, तुम हर लॉयर एंड का क्या? और तब मेस्ट उसे बताता है कि ये लॉयर उसे जूनियर नहीं सिलेक्ट करके दिया था। सारी गेम शुरू से
जूनियर ही खेल रहा था और उसने मैस्ट को अपने गेम के लिए यूज किया। वो सेवन और जॉय को मसाज करना चाहता था। अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि लोग इस बैंक को छोड़ दें और कहीं और शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैस्ट को अपना ये बैंक नहीं छोड़ना था। इसीलिए बर्नार्ड की बात ना मानते हुए वो यहाँ एक चाल चलता है अपने ही साथी बर्नार्ड और जॉय के खिलाफ, जिसके इस चाल के बारे में जॉय को खबर भी हो जाती है। वो बर्नार्ड को लेकर जल्दी से बैंक में जाता है। वो बैंक में आते ही मैस्ट से यहाँ बैंक के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ये लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पे FBI वाले पहुंच चुके थे। डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ से जाते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स पे नाम था बर्नार्ड और जॉय का, और ऐसे FBI वाले उन्हें पकड़ चुके थे। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्नार्ड और जॉय दोनों अपनी लॉयर से मिले हैं। इन्हें कुछ दिनों की बेल पे छोड़ा गया था ताकि ये अपना केस लड़ सके, लेकिन इनके लॉयर इन्हें बताते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे केस लेना आसान ही होगा। मैं जानता हूँ जज वाइट लोगों की फेवर में फैसला देंगी। दूसरी तरफ मैस्ट भी पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसे अपनी आजादी चाहिए थी, जिसकी देने के लिए वो यहाँ जज से मिलता है। जज से कहते हैं कि तो अपने साथियों के खिलाफ बयान दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इस बात के लिए मैस्ट मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड भी जज से मिलने के लिए आया, जिसने यहाँ से डील दी या तो वो सारे पैसे मैस्ट को दे दी और आजादी से जिंदगी गुजारे, या फिर अदालत में अपनी मर्जी का बयान दे और फिर जेल चला जाए। उदास बर्नार्ड यहाँ दूसरी ऑफर एक्सेप्ट करता है और अगले दिन अदालत में अपनी मर्जी का बयान देता है। वो अपने लोगों के हक में बात करता है, ब्लैक कम्युनिटी के हक में, कि कैसे वो यहाँ पे एक आम सादा जिंदगी गुजारने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और ये बयान देने के बाद वो जेल जज में था, उसने अपनी कम्युनिटी के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। इनका बैंक दोबारा जूनियर को मिल गया, वो भी कोरियो के भाव। मैस्ट क्योंकि व्हाइट कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, इसीलिए उसे किसी जुर्म में भी पकड़ा नहीं गया। जिसके बाद कहानी हासिल बहुत साल आगे बढ़ गई। आज वो दिन था जब बर्नार्ड और जॉय दोनों को जेल से बाहर निकलना था। बर्नार्ड को लेने के लिए उसकी वाइफ आई थी। हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली बर्नार्ड जेल से निकलने के बाद ऐसे खुश है जैसे इसने लाइफ में कुछ खोया ही ना हो, उसके साथ कुछ बुरा ही ना हुआ हो। तब जो बर्नार्ड की वाइफ को हकीकत बताता है कि इन्होंने असल में अपनी कोई प्रॉपर्टी खोई ही नहीं। बर्नार्ड की वाइफ हयाने से पूछती है ये सब कुछ उन लोगों ने कैसे किया। बर्नार्ड बताता है कि अदालत जाने से एक रात पहले उन्हें मैस्ट की कॉल आई थी। मैस्ट ने जो उनके खिलाफ बयान दे दिया था वो उसके लिए माफी मांगना चाहता था, और माफ करने के बदले मैंने उससे बस एक फेवर मांगी कि तुम हमारी सारी प्रॉपर्टी बेच कर उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर दो। उसने बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम किया और अब हमारे पास पहले से ही बड़ा रियल एस्टेट का सेटअप है, जिसे अब वो पूरी जिंदगी इनके चलाएंगे। इनकी लाइफ अब दोबारा से पहले जैसी नॉर्मल होने वाली थी, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।